श्री भगवानदास तोती पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे विश्व की जो राजव्यवस्था है उसमें जापान के संविधान को लेकर के अपन ने अपना अध्ययन जो था वो प्रारंभ किया था। जापान के संविधान के संदर्भ में अपन ने लगभग 2 वीडियो बना चुके हैं अपन उसकी, जिसमें प्रारंभिक वीडियो जो था उसमें अपन ने चर्चा की थी जापान के संविधान की जो एक पृष्ठभूमि थी वो किस प्रकार से तैयार होती है। उसके संविधान का अध्ययन विद्यार्थी जब करते हैं, अपन जब करते हैं तो निश्चित तौर से उसका क्या महत्व है वो चीज अपन ने समझने का प्रयास किया था। मैंने उसके कुछ बिंदु आपको बताए थे जिसके आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि जापान के संविधान का क्या महत्व है अध्ययन की दृष्टि से। इसके अलावा अपन ने जापान के संविधान के जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो भी मैंने आपके सामने स्पष्ट की थी कि जापान के संविधान का जो निर्माण था, यानी कि नवीन संविधान की जो चर्चा करते हैं, जो नवीन संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ था, यानी उसकी लागू होने की जो तिथि है वो 3 मई 1947, यानी जो वर्तमान अपन जापान के संविधान का जो अध्ययन कर रहे हैं ये वर्तमान संविधान से नवीन संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब इससे पहले भी जापान के अंदर संविधान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन नया संविधान जो 3 मई 1947 को जो वर्तमान में चल रहा है इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने देखा था द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस प्रकार अमेरिका के प्रभाव में जनरल जो मैकार्थर था उसके दिशा निर्देशन में जापान के संविधान को तैयार किया गया था और जापान की जनता पे इसको लागू किया गया था। इसके आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की थी कि जापान का संविधान जो है वो विदेशियों के द्वारा बनाया गया है और जनता पे बलपूर्वक थोपा गया है। लेकिन इसकी जब मूलभूत चीज को अपन देखते हैं, संप्रभुता की जब हम चर्चा करते हैं तो जापान के नवीन संविधान में जो संप्रभुता है वो जनता में निहित की गई है, यानी कि संपूर्ण शक्तियों का जो स्रोत जो है वो जनता को बनाया गया है। तो इस प्रकार यहाँ ये आलोचना जो आलोचकों के द्वारा की जाती है उसमें हल्का सा इस प्रकार का परिवर्तन अपन देख सकते हैं कि संप्रभुता जनता के अंदर निहित है। इसका मतलब जनता की अभिव्यक्ति जो है वो संविधान के अंदर अपन को परिलक्षित होती दिखाई देती है। आज अपन उसी जापान के संविधान में जो सम्राट का पद है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आपको इससे पहले भी आपको ये बताया था कि जापान के सम्राट की तुलना आप ब्रिटेन के सम्राट के साथ कर लीजिए, तो वहां आपको दोनों स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के अंदर सम्राट का जो पद था वो मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए आप इसका आसानी के साथ अंतर कर सकते हैं। क्योंकि एक तो आपको ब्रिटेन के संविधान में सम्राट का पद दिखाई देता है और दूसरा जो है वो पद जो है सम्राट का पद वो जापान के संविधान में दिखाई देता है। अब देखिए जापान का जो नवीन संविधान बनाया गया था इसमें जनरल मैकार्थर जो थे वो सम्राट के पद को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जनता की जो आस्थाएं जो भावनाएं सम्राट के पद के साथ जुड़ी हुई थी इसलिए उन्हें विद्रोह की आशंका थी, इसलिए उन्होंने उस पद को समाप्त नहीं किया है। और ये जो पद है सम्राट का जो पद है वो अपन कह सकते हैं राज्य प्लस जनता, इन दोनों के प्रतीक चिन्ह के रूप में आप ले सकते हैं इसको। प्रतीक चिन्ह के रूप में अपन देख सकते हैं कि ये प्रतीक के रूप। अब आप यहाँ ये खुद आप ये हल्का सा अंतर देख सकते हैं कि केवल और केवल ये क्या है, एक प्रतीक के रूप में। तो क्या अब अपने मन में इस प्रकार के सवाल उभरेंगे, क्या सम्राट के पास शक्तियां हैं? अगर शक्तियां होती तो वो प्रतीक के रूप में नहीं होता, वो वास्तविक रूप से शासन करता। यहां वो केवल और केवल प्रतीक के रूप में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन के सम्राट में जो शक्तियां हैं वो प्रथावंश रूप से समाप्त हुई हैं धीरे धीरे, जबकि जापान के सम्राट की जो शक्तियां हैं वो विधि के द्वारा यानी वैधानिक द्वारा संविधान के द्वारा जो नया संविधान लागू किया गया 3 मई 1947 को, इस संविधान के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। तो आज अपना जो अध्ययन रहेगा अपन किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं जापान के सम्राट की वास्तविक स्थिति क्या है, यानी स्थिति के बारे में, उसकी स्थिति क्या है। अब स्थिति को अपन 2 तरीके से देखेंगे। अपन जापान के सम्राट का जब अध्ययन करेंगे तो अपने को 2 तरीके से अपन इस चीज को देखेंगे कि यहां ये अपना बिंदु रहेगा, यानी कि मैं
यहां बोर्ड में लिखता हूं कि जो नवीन संविधान है, नवीन संविधान, और ये नवीन संविधान कब बना था? 3 मई 1947। ये अपन ने इसको केंद्र में ले लिया ऐसा। अब अपन देखते हैं स्थिति को लेकर कि सम्राट की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। एक तो अपन स्थिति देखेंगे कि 3 मई 1947 से पहले सम्राट की क्या स्थिति थी, और दूसरा अपन देखेंगे 3 मई 1947 के बाद की क्या स्थिति है। एक तो पहले की स्थिति, ये 3 मई 1947 से पहले की स्थिति, और ये 3 मई 1947 के बाद की स्थिति। अब आप जब अध्ययन करते हैं सम्राट का, जब आप जापान के सम्राट का अध्ययन करते हैं तो आप इस प्रकार से इनके टुकड़े करके अध्ययन कीजिए, आपको आनंद भी आएगा। और दूसरी चीज, इनमें जो मूलभूत जो अंतर है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि नवीन संविधान जो है 3 मई 1947 को लागू किया गया था। इससे पहले, संविधान लागू होने से पहले सम्राट की क्या स्थिति थी, और संविधान लागू होने के बाद सम्राट की क्या स्थिति है। अब 3 मई 1947 से पहले हम चर्चा करते हैं तो यहां सम्राट जो है वो वास्तविक रूप से, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता था, ये कह सकते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभुता, संप्रभुता किसमें नीति थी? सम्राट में थी, यानी सम्राट ही सर्वे सर्वा था। अब यहां संप्रभुता जब सम्राट में नीत हो चुकी है, यहां से पहले के संविधान की चर्चा करते हैं 47 से पहले की, तो यहां सम्राट ही सब कुछ था। संपूर्ण शक्तियों की धुरी जो था वो सम्राट, सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व जो था वो सम्राट का था, यानी सारे कार्य सम्राट के द्वारा किए जाते थे और उनकी जो रिस्पांसिबिलिटी होती थी वो भी सम्राट की होती थी। अर्थात अपन कह सकते हैं कि संप्रभुता का निवास यानी केंद्र जो था वो सम्राट था, शक्तियां सम्राट के द्वारा ही निकलती थी, संपूर्ण शक्तियों का स्रोत सम्राट था। इसलिए सम्राट संपूर्ण शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता था, वो सर्वे सर्वा था। तब हम कह सकते हैं शक्ति के रूप में वो प्रभावशाली था, निर्णय के रूप में वो प्रभावशाली था, वो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता था, किसी प्रकार की कोई रोक टोक उसमें नहीं थी। ये स्थिति कब की है? नए संविधान के लागू होने से पहले की। अब अपन चर्चा करते हैं बाद की स्थिति कि अब वर्तमान है, बाद की स्थिति की चर्चा करते हैं तो मतलब वर्तमान की स्थिति। अब यहाँ सम्राट जो है वो केवल औपचारिक, क्या है? औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान या औपचारिक शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति का औपचारिक रूप से वो प्रयोग करता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं औपचारिक प्रधान हो सकता है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं अब जो संप्रभुता है, यह संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता। किसमें निवास करती है? जनता में। यानी सम्राट अब जनता में, संप्रभुता किसमें आ चुकी है? जनता में आ चुकी है। तो सम्राट की जो वास्तविक स्थिति है, सम्राट का जो पद है वो किसकी इच्छा पे निर्भर कर रहा है? जनता की इच्छा पे। जनता की इच्छा है तब तक वह पद पे है, और जनता की इच्छा समाप्त हो जाएगी इससे तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा, पद समाप्त भी कर सकती है, जनता की इच्छा पे निर्भर करता है। यानी अब सर्वे सर्वा कौन हो चुकी है? जनता हो चुकी है। तो आपको केवल और केवल करना क्या है? आपको केवल और केवल यह अंतर समझना है कि जब अपन सम्राट की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो अपन उसकी स्थिति को दो तरीके से देखेंगे साहब। पहला ये देखेंगे कि जो नवीन संविधान है वो 3 मई 1947 को लागू हुआ है। इसके लागू होने से पहले सम्राट की क्या स्थिति थी, संप्रभुता का वाहक वो कैसे था, शक्ति का प्रयोग वो किस प्रकार से करता था, और नया संविधान लागू होने के बाद सम्राट की स्थिति क्या बन गई। तो इस प्रकार आप ये अंदर कर सकते हैं। अब देखिए अपन जब सम्राट का अध्ययन करते हैं तो दो तरीके से अपन देख सकते हैं। जापान के सम्राट की स्थिति के रूप में अपन देख सकते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में पहले जो था सम्राट जो था वो राजनीतिक क्षेत्र में था। तो राजनीतिक शक्तियों की जो चर्चा करते हैं तो शक्तियां जो है वो सम्राट के द्वारा प्रयोग की जाती थी, लेकिन वर्तमान संविधान के अंदर ये जो राजनीतिक क्षेत्र की जो शक्तियां हैं सम्राट की वो क्या कर दी गई है? समाप्त कर दी गई। यानी नए संविधान में अपन को प्रमुखतः दो चीजें जो है सम्राट के संदर्भ में दिखाई देती है। एक तो राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट की जो शक्तियां हैं वो समाप्त कर दी गई। यानी यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में क्या करेंगे अपन? आप साथ साथ लिखते रहे सम्राट की
शक्तियों को समाप्त कर दिया। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा अपन देखते हैं कि जापान का संविधान का अपन प्रारंभिक अध्ययन करते हैं तो अपन पाते हैं कि जापान का जो सम्राट है वो देवता, यानी अपन देवता की बात करते हैं, सूर्य देवता जो है सूर्य देवता के वंशज मानते थे अपने आप को। किसका वंशज मानते थे? सूर्य का। तो यहां देवता का वंशज मानने के कारण इसको क्या हो गया? देवी गुण आ गए। यानी सम्राट जो है वो ईश्वर के प्रतीक के रूप में, सूर्य के वंशज के रूप में, यानी देवीय गुण से परिपूर्ण था। तो यहाँ नवीन संविधान में जो दो परिवर्तन अपने को दिखाई देते हैं, पहला तो राजनीतिक क्षेत्र में सम्राट की शक्तियां वो समाप्त कर दी गई। दूसरा आता है सम्राट की जो देवीय स्थिति थी, सम्राट की जो देवीय स्थिति थी उस देवीय स्थिति का क्या कर दिया गया है? मानवीयकरण कर दिया गया। मानवीयकरण कर दिया था। सम्राट को जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व का जो भाव है वो यहाँ पे लागू किया गया। यानी पद का मानवीयकरण कर दिया है। सम्राट क्या है? देवता के रूप में नहीं है, एक मानव के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ उसके नवीन संविधान में मुख्यतः सम्राट की स्थिति को लेकर के दो प्रकार के अपने को परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला परिवर्तन आता है सम्राट के राजनीतिक क्षेत्र के रूप में। तो राजनीतिक क्षेत्र में अपन ये कहेंगे कि राजनीतिक जो क्षेत्र में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं कि सम्राट की जो शक्तियां हैं उनको नवीन संविधान में क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। संविधान के द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है। और दूसरा जो परिवर्तन आता है वो आता है जो पहले के संविधान यानी 47 से पहले की घटना पर अध्ययन करते हैं तो सम्राट की जो स्थिति थी वो देवी स्थिति के रूप में, उसका मानवीयकरण जो है वो नवीन संविधान में किया गया है। समझ गए मेरी बात को? तो ये दो परिवर्तन हैं जो किए गए। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के सम्राट को अगर आप पढ़ चुके हैं तो निश्चित तौर से आप जापान के सम्राट के संदर्भ में कोई सवाल पूछा जाए तो आप आसानी के साथ उत्तर दे सकते हैं। आपको मस्तिष्क में केवल एक ही चीज रखनी है कि सम्राट जो है ये निश्चित तौर से राजतंत्री जो शासन है, राजतंत्र का जो शासन है उसका प्रतीक मात्र है। क्या है? प्रतीक मात्र है। इस पद के साथ जनता की भावनाएं, जनता की आस्थाएं जुड़ी हुई है, इसलिए इस पद को बनाए रखा गया है। लेकिन नए संविधान का अध्ययन जैसे जापान का करें या ब्रिटेन का करें तो वहां अपने को ये जो राजतंत्र है ये सीमित राजतंत्र के रूप में दिखाई देता है, निरंकुश नहीं है, सीमित है। सीमित का मतलब यहाँ कानूनों के द्वारा शासक की शक्तियों को क्या कर दिया है? सीमित कर दिया गया है। अब जो भी निर्णय है वो मंत्रिमंडलीय परामर्श के आधार पर सम्राट के द्वारा लिए जाएंगे। वो खुद अपने विवेक के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है, खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, इसलिए यहाँ ये सीमित राजतंत्र है। तो आपको मस्तिष्क में जब आप सीमित राजतंत्र है तो राजतंत्र है जिसमें राजा जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, और एक होता है सीमित। सीमित का मतलब विधान के द्वारा, संविधान के द्वारा उसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। अब वो मन चाहे निर्णय नहीं ले सकता है, यही अंतर होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है मस्तिष्क में कि जापान के संविधान में, ब्रिटेन के संविधान में राजतंत्रीय व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं क्योंकि वहां सम्राट का पद बना हुआ है, लेकिन ये राजतंत्र जो है वो सीमित राजतंत्र है। उसकी विशेषता है सीमित राजतंत्र, अर्थात सम्राट मनचाहे निर्णय नहीं ले सकता है। सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है विधान के द्वारा। और उसके बाद आप आसानी के साथ इसको जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अब अपन चर्चा करने वाले आगे चल करके ये तो उसकी वास्तविक स्थिति हो गई, ये उसके संविधान में दो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो आपको दिखाई दिए, ये अपन ने अध्ययन कर लिए। इस सम्राट जो है वो राज्य और जनता के प्रतीक चिन्ह के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको बनाए रखा गया दोनों ही संविधान में, चाहे ब्रिटेन का संविधान हो चाहे जापान का संविधान हो, दोनों ही संविधान के अंदर सम्राट का जो पद है वो केवल और केवल राज्य और जनता के प्रतीक के रूप में बनाए रखा गया है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा, अपन जब इनकी वास्तविक स्थिति देखते हैं तो वास्तविक स्थिति अपन कहां से तय करें? तो अपन यहाँ जापान के जो नवीन संविधान 3 मई 1947 को लागू किया गया है उसको अपन के अंदर में रख करके तय करेंगे कि इस संविधान के बनने से पहले कैसी स्थिति थी और ये संविधान बनने के बाद सम्राट की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। तो दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा कि पहले तो सम्राट संप्रभुता,
धारक था, संप्रभुता का प्रयोग करता था, संप्रभुता शक्ति जो थी सम्राट में निहित थी, सम्राट मनचाहे निर्णय ले सकता था, यानी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो था सम्राट स्वयं करता था। प्रत्येक कार्य के लिए सम्राट के द्वारा जो किए जाते थे उनके लिए जिम्मेदार भी वही होता था। लेकिन उसके बाद की स्थिति का अवलोकन करें तो बाद की स्थिति में आता है कि सम्राट केवल एक औपचारिक प्रधान के रूप में रह गए। वो राज्य के औपचारिक यानी एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, राज्य करता है, शासन नहीं करता है। राज्य और शासन दोनों में अंतर है, राज्य करना और शासन करना। तो राज्य में एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वो राज्य करता है, उसके नाम से सारे कार्य होते हैं राष्ट्र के, लेकिन वास्तविक रूप से वो शासन नहीं करता, शासन मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अब नवीन संविधान में संप्रभुता जो है वो जनता में निहित कर दी गई है। तो ये अंतर बन जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि जापान के संविधान में शक्तियों के ऊपर चर्चा करते हैं कि साहब सम्राट के कार्य या अपन ये कहें कि उसके अधिकार ये क्या है। तो वही चीज है जो मैंने ब्रिटेन के संविधान में आपको बताया था। आप इसके कार्य, अधिकार या उसकी शक्तियों की चर्चा करें तो आप इनके तीन टुकड़े कर सकते हैं। एक कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, दूसरी होती है व्यवस्थापिका शासन के जो तीनों अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उन्हीं से संबंधित कार्य है कि वो किस प्रकार के कार्य उसमें कार्य सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो व्यवस्थापन, व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, और तीसरा न्यायिक शक्ति। ये तीन ही क्षेत्र है। अब कार्यपालिका शक्ति जब हम चर्चा करेंगे तो कार्यपालिका में तो साफ दिया जाएगा, किसी के भी संदर्भ में आप चर्चा करें, जब भारतीय राष्ट्रपति को लेकर के करें या ब्रिटेन के सम्राट को लेकर के करें या जापान के सम्राट को लेकर के करें, तो कार्यपालिका शक्ति में आती है नियुक्ति कि उसके द्वारा किस किस प्रकार की नियुक्तियां जो है की जाती है। कार्यपालिका अधिकार जो क्षेत्र है उसका, उसमें जो नियुक्तियां जो होती है वो किस प्रकार से वो करता है। तो आपको पता है प्रधानमंत्री भी नियुक्त होता है, इसके अलावा मंत्रिमंडल है या कानून या विधि के द्वारा स्थापित जो अन्य प्रक्रिया में अन्य विभागों के जो अधिकारी हैं उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा हो रही है, सम्राट के द्वारा हो रही है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं, आप जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना, मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूं इसको। यहां पर लिख देते हैं कार्य या अधिकार। कार्य या अधिकार। कार्य अधिकार में पहला आपने लिया कार्यपालिका संबंधी शक्ति, दूसरा आपने देखा व्यवस्थापन संबंधी शक्ति या व्यवस्थापन संबंधी कार्य, और तीसरे में आ जाएगा न्यायिक। तीन क्षेत्र है जहां आपको इनके बारे में समझने का प्रयास करना है। पहले में आ जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति। अब वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे करता है, यानी प्रधान डायट जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है, सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त करता है। शर्त है ये, यानी कि डायट जिसका चयन करेगी प्रधानमंत्री के लिए, सम्राट उसी व्यक्ति को क्या करेगा, पीएम के रूप में नियुक्त करेगा। दूसरा आ जाएगा साहब राज्य के जो मंत्री हैं या अन्य अधिकारी हैं, कानून जो भी विधि बनी है उनके अनुसार उनकी नियुक्ति करता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा कार्यपालिका में अपन जो राजदूत है, अपने राष्ट्र के राजदूतों को बाहर के राज्यों में नियुक्त करना, उनकी नियुक्ति करना, या बाहर के राजदूत जो हैं अपने यहाँ पे आते हैं, मतलब जापान में आते हैं, तो उन राजदूतों
का स्वागत करना, राजदूतों का स्वागत करना, यानी विदेशी कोई भी राजदूत या कोई भी मंत्री जापान राष्ट्र में आता है तो उसका स्वागत जो है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं, ये उपाधियां भी किसके द्वारा प्रदान की जाती है? सम्राट के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये तो हो गई इसकी कार्यपालिका का संबंधी शक्ति। अब अपन जब व्यवस्थापन संबंधी शक्ति की बात करते हैं तो साहब यहां आ जाएगा डाइट का सत्तर बुलाना, यानी डाइट का जो सत्तर जो होता है वो बुलाना, ये सम्राट का कार्य है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं पीएम के अनुमोदन पे ये जो प्रतिनिधि सभा है को भंग करना, पीएम के अनुमोदन पे प्रतिनिधि सभा को क्या करता है? भंग करता है साहब। और इसके बाद ये जो डाइट के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा करना, चुनावों की घोषणा करना, यह भी किसका कार्य है? सम्राट का कार्य है। इसके अलावा जो भी संविधान में संशोधन हुआ है, नया कोई विधान बना है, संशोधन हुआ है या अन्य किसी राष्ट्रों के साथ कोई संधि की गई है, संधियों को लागू करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा अपन जब न्यायिक कार्यों की चर्चा करते हैं तो न्यायिक कार्यों में क्या होता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जब मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है, वो उसको चयन करते हैं तो उसकी नियुक्ति जो होती है सम्राट के द्वारा। तो यहां पर लिख सकते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति, और कानून के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है क्षमादान की या निलंबन की, या उसको और किसी प्रकार की कोई भी छूट या सजा को कम करना, ये सारे कार्य जो होते हैं वो सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। तो आपको बेसिकली तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि जब अपन सम्राट के कार्यों का या उसकी शक्तियों का वर्णन करते हैं तो अपन उनके पर्टिकुलर क्षेत्र जो है अपने को डिवाइड कर रहे हैं। पहले कार्यपालिका क्षेत्र में, दूसरा व्यवस्थापन संबंधी और तीसरा न्याय। तीन कार्य आपको बेसिकली मान करके चलने हैं और उसी के आधार पे आपको अलग अलग पॉइंट्स बनाने हैं। यहाँ ये पॉइंट्स मैंने बना दिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल के जो अन्य अधिकार है तो अधिकारी उनकी नियुक्ति, विदेशी जो राजदूत है, विदेशी कोई भी मंत्री है राष्ट्र में प्रवेश करता है तो उसका स्वागत जो है वो करना, उपाधियां प्रदान करना, ये सारे कार्य कार्यपालिका संबंधी आते हैं, सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। व्यवस्थापन संबंधी कार्य करते हैं तो व्यवस्थापन में व्यवस्थापिका के संदर्भ में तो उसका सत्र बुलाना या उसको भंग करना, उसकी जो प्रतिनिधि सभा है जिसको निम्न सदन कहते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है उसकी बात है। सदस्यों के आम चुनाव में घोषणा करना या संविधान में जो भी संशोधन हुआ है उसको लागू करना, संधियों को लागू करना, ये कार्य भी इसके। न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, क्षमादान या निलंबन या उसकी सजा को कम करने संबंधी कोई प्रस्ताव है उसको लागू करना। तो ये कार्य जो है वो सम्राट की अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसके कार्य अधिकार है उसकी शक्ति आप इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका डिवाइडेशन हो गया। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज आती है, सवाल पूछा जाता है, वो आता है ब्रिटेन के सम्राट और जापान के सम्राट में अंतर। तो आप एक डायग्राम बना लीजिए हल्का सा। मैं इसकी जो महत्वपूर्ण मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको बताऊंगा क्योंकि आपने जापान के संविधान से पहले आपने ब्रिटेन के संविधान का अध्ययन कर चुके हैं। तो जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उनके साथ साथ आप क्लास नोट्स जो है आपके वो आप साथ साथ तैयार करते रहें। अब आता है साहब अंतर। अंतर किसमें करना है अपने को? अंतर करना है तो ब्रिटेन का सम्राट, ब्रिटेन का सम्राट, और एक तरफ आपको लिखना है
जापान का सम्राट। आपको दो ही राष्ट्रों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, आपकी जो सिलेबस के अंदर जो संविधान शामिल किए गए हैं उनमें ब्रिटेन के अंदर और जापान के अंदर, इन दोनों के बीच में आपको क्या करनी है, तुलना करनी है। अब तुलना करते हैं तो फिर क्या पाते हैं, पहला अपन देखते ब्रिटेन के अंदर राजतंत्र जो था वो किस प्रकार का था, सीमित राजतंत्र। तो यहां आपको लिखते हैं सीमित राजतंत्र। ब्रिटेन में कैसा राजतंत्र है, सीमित राजतंत्र है। तो दूसरी ओर आप जापान का अध्ययन करोगे तो जापान में राजतंत्र कैसा है, सीमित राजतंत्र। जापान में भी कैसा है, सीमित राजतंत्र है। इसके अलावा आप जब देखोगे तो सम्राट का जो पद है, सम्राट का जो पद है वो ब्रिटेन में कैसा है, पैतृक। कैसा है, पैतृक। और जापान के संविधान में भी सम्राट का पद जो है वो क्या है, पैतृक। यानी सम्राट के बाद उसका पुत्र, बड़ा बेटा जो होता है वो सम्राट बनता है, या बेटा नहीं है तो बड़ी बेटी जो है वो सम्राट बनती है। तो ये क्या है, पद क्या होता है, पैतृक होता है। तो इस प्रकार यहाँ अपन देख सकते हैं कि जापान का सम्राट और ब्रिटेन के सम्राट की जब चर्चा करते हैं तो ये कैसा है, पैतृक। दूसरी चीज, ब्रिटेन का सम्राट क्या है, राज्य करता है। राज्य कहां से करता है, शासन नहीं। शासन कौन करता है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, शासन नहीं। और यही बात यहाँ लागू होती है कि यहाँ जापान का सम्राट है वो भी राज्य करता है, राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन वास्तविक उसमें शासन नहीं करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। लंबा संघर्ष किसके लिए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने, सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए। जबकि जापानी संविधान की चर्चा करते हैं तो नए संविधान में इसको सीमित कर दिया गया है, लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो लिख देता हूं यहां पे, लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसके लिए सम्राट की शक्तियों को सीमित करने के लिए ब्रिटेन में लंबा संघर्ष करना पड़ा, जबकि यहां जो है वो लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ा। तीसरी चीज आती है जैसा वास्तविक शक्तियां सम्राट के हाथ में है या मंत्रिमंडल में। तो आप लिख सकते हो वास्तविक शक्तियां किसमें है, वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में। किसमें है, मंत्रिमंडल में। और यहां पे वास्तविक शक्ति किसमें है, वो भी मंत्रिमंडल में। दोनों के सम्मान चल रहा है यहाँ मंत्रिमंडल में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छठा पॉइंट बनाइए आप इसका, उत्तराधिकार का जो कानून है, उत्तराधिकार कानून संसद तय करती है। क्या करती है, संसद द्वारा तय होता है। और यहां पर भी क्या है, डाइट के द्वारा। वहां की व्यवस्था का नाम क्या है, डाइट के द्वारा। उत्तराधिकार का जो कानून है वो किसके द्वारा तय किया जा रहा है, डाइट के द्वारा तय किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भी बेसिकली आपको अंतर दिखाई देते हैं वो आप देख सकते हैं। आप केवल यहाँ ये देखना है कि ब्रिटेन का जो सम्राट है वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। यानी अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सम्राट जो है ब्रिटेन का वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। लेकिन जापान का सम्राट ऐसा नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति का चुनाव डाइट करती है उसे पीएम के रूप में नियुक्त करना होगा। वह अपनी विवेक की शक्ति जो है उसके पास नहीं, उसका उपयोग नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, जापान का सम्राट। इसके अलावा ब्रिटेन का सम्राट जो है वो मंत्री जो है उनको प्रोत्साहन दे सकता है, उनको चेतावनी दे सकता है या सूचनाएं मांग सकता है। इस प्रकार का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट के पास निहित है। यानी है कि वो किसी को चेतावनी दे सकता है कार्य के लिए, किसी को प्रोत्साहन दे सकता है या किसी प्रकार की सूचना जो है व्यवस्थापन संबंधी वो मांग सकता है। लेकिन इस प्रकार की शक्तियां
जापानी सम्राट के पास नहीं है, ना तो वो प्रोत्साहन दे सकता है, ना ही वो चेतावनी दे सकता है, ना ही वो किसी प्रकार की सूचनाएं मांग सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन के सम्राट की जो शक्तियां हैं वो प्रथा के द्वारा सीमित हुई है, जबकि जापान के सम्राट की जो शक्तियां हैं वो विधि के द्वारा, कानून के द्वारा क्या हुई है, समाप्त की गई है। और इसके अलावा एक चीज वो थी कि ये दोनों ही जो सम्राट है, जापान का और ब्रिटेन का, ये राज्य और जनता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार के आप ये पॉइंट्स जो हैं आप निकाल सकते हैं। आप हल्का सा अपने दिमाग में जोर डालेंगे तो निश्चित तौर से आप अंदर कर सकते हैं। सम्राट जो है वो ब्रिटेन में भी सीमित राजतंत्र है, जापान में भी सीमित राजतंत्र है। सीमित राजतंत्र का क्या अर्थ निकलता है, क्या तात्पर्य है, वो आप स्पष्ट कर सकते हैं। शक्तियां जो है वो सीमित कर दी गई हैं, मनचाहे निर्णय नहीं ले सकता है। वास्तविक शक्तियां ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रयोग करता है, जापान में भी मंत्रिमंडल प्रयोग करता है। सम्राट जो है वो राज्य और जनता का प्रतीक है ब्रिटेन में, जापान में भी राज्य और जनता का प्रतीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा सम्राट का पद ब्रिटेन में पैतृक है, जापान में भी पैतृक है। इसके अलावा ब्रिटेन में उत्तराधिकार का जो कानून है वो संसद के द्वारा तय होता है, जापान में डाइट के द्वारा तय होता है। ये ब्रिटेन में संसद का नाम व्यवस्थापिका, जापान में व्यवस्थापिका का नाम क्या है, डाइट है। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन ने देखा सम्राट की वास्तविक स्थिति को लेकर के, सम्राट नए संविधान में उसके जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन किए गए थे वो देखे। इसके अलावा सम्राट के कार्य अधिकार क्षेत्र को देखा, और फिर अपन ने ब्रिटेन के सम्राट और जापान के सम्राट में अंतर जो था वो भी अपन ने स्पष्ट किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपन अगली क्लास में जापान की व्यवस्थापिका को यानी डाइट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।